चलिए नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भू संतुलन आइसोस्टेसी के कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें जो थ्योरी वगैरह है वो सब हम लोग देखेंगे, मतलब पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट आपको आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। देखो, पृथ्वी जब आप देखते हो तो पृथ्वी जैसे हमारी गोल है, इस पृथ्वी पे बहुत सारी स्थलाकृतिक विविधताएं पाई जाती है। एक तरफ आपका ऊंचे ऊंचे क्या है, पर्वत हैं। सेम टाइम पे आप देखोगे कि समंदर भी हैं, बहुत गहरे गहरे समंदर है, पठार है, आपके मैदान है, इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि पृथ्वी पे ये जो विविधताएं पाई जा रही है, इन विविधताओं के बावजूद भी ये पर्वत जो है वो स्थिर है, ये जो पठार है वो स्थिर है, ये मैदान जो है वो स्थिर है, ये समुद्र जो है वो अपनी जगह पे स्थिर है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हलचल नहीं हो रहा, यानी कि एक संतुलन की दशा में है। और इसी संतुलन, यानी कि जो भी आपके धरातल पे चीज़ें हैं, जो विविधताएं हैं, उनमें जो संतुलन की अवस्था है, उस दशा को बोलते हैं क्या? भू संतुलन, आइसोस्टेसी। ये देखो, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है आइसोस्टेसी जो शब्द है। एक है आपका आइसो, आइसो का मतलब होता है समान। कहीं भी आपने देखा हो कि आइसो लगा हुआ है, जैसे आइसो हेलाइन आपने देखा होगा कि सम लवण रेखा ऐसे करके, आइसोक्लाइन, तो उसका मतलब होता है कि उससे समान का डिनोट होता है कि एक जहाँ जहाँ से वो रेखा गुजर जाएगी एक समान होगा। अस्टैसियोस, ठीक है, इसका मतलब होता है अवस्था, यानी कि एक समान स्थिति में होना। इस आइसोस्टेसिस शब्द का क्या है, मतलब है। और बात भी वही चीज़ कर रहा है, इसी को हिंदी में जो है वो भू संतुलन बोल दिया जाता है, ठीक है। कहीं पे समस्थिति भी जो है हिंदी में आपको देखने को मिलेगा, बट ओके है कंप्लीटली। ये जो आइसोस्टेसी वर्ड है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किसने ये वर्ड को दिया, तो एक भूवैज्ञानिक थे, नाम है क्लैरेंस डटन, ठीक है। तो डटन के द्वारा 1889 में जो है वो फर्स्ट टाइम ये वर्ड आइसोस्टेसी वर्ड जो है वो दिया गया था। हालांकि आइसोस्टेसी कॉन्सेप्ट के बाद बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन जो प्रॉपर वर्ड जो इसके लिए दिया गया है डटन के द्वारा, वो 1800 जो है वो 89 में दिया गया है, 1889 में दिया गया है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट है, भू संतुलन की जो संकल्पना है, वो जो भूवैज्ञानिक है, जो ज्योग्राफर्स थे, उनके दिमाग में कैसे आई, कहाँ से आई? अचानक से आ गई या फिर बहुत पहले से ये बातचीत चल रही थी? मतलब कि कहाँ से ये जो पूरी की पूरी बातचीत है उसकी शुरुआत हुई है, उसके बारे में इसमें थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, जो पियरे बोगर हैं, दो अभियान इसमें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। एक तो बोगर का अभियान, एक जॉर्ज एवरेस्ट का हिमालय में जो के आसपास जो अभियान चल रहा था, सर्वेक्षण वगैरह कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे की जाएगी। मतलब ये लोग करने कुछ और गए थे और निकल करके जो है ये कॉन्सेप्ट आ गया। कैसे हुआ? जैसे बोगर ने क्या किया कि एंडीज पर्वत जो आपका दक्षिण अमेरिका में है, वहाँ पे वो चिम्बोराजो वगैरह जो ज्वालामुखी पर्वत है उसके आसपास वो थे, और वहाँ पे कुछ अध्ययन वगैरह कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि इस तरह से एक पेंडुलम लटकाया, साहुल इसको बोलते हैं हिंदी में। साहुल क्या होता है कि एक इस तरह से धागा होता है और उसके नीचे एक वेट लगा होता है, ठीक है। तो देखा होगा कि आपने राजमिस्त्री वगैरह जो यूज करते हैं उस तरह की कोई चीज़ होती है, तो उसी तरीके का कोई यंत्र था यहाँ पे, वो लटकाया गया। और इससे जो है वो एंडीज के गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है उसको मापने की कोशिश की गई। जैसे क्या होता है ना, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि जिस भी वस्तु में द्रव्यमान होता है, मास होता है, तो वो क्या करती है, कोई भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे पृथ्वी में मास है तो वो आप उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी है, वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो हर छोटी बड़ी चीज़ में जिसमें भी मास होगा वो क्या करेगी, अपनी तरफ उस वस्तु को खींचने की कोशिश करेगी, आकर्षित करने की कोशिश करेगी। भले ही वो छोटी है तो उसको उसका आपको फर्क नहीं दिखता होगा उतनी ज़्यादा, ठीक है। तो लेकिन एंडीज पर्वत तो सोचो ना कि कितना विशाल पर्वत है, उसी तरह से हिमालय भी बहुत विशाल पर्वत होगा। तो इसने क्या किया कि इसने जब ये इस तरह से साहुल को लटकाया या पेंडुलम को लटकाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसका द्रव्यमान इसमें होगा बहुत ज़्यादा, तो इसको इस तरफ, इसकी तरफ झुक जाना चाहिए, थोड़ा सा इसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए होगा इस साहुल को, ठीक है। ऐसा बोगर ने सोचा था और हुआ भी, लेकिन जितना उन्होंने सोचा था उतना नहीं हुआ। जैसे मान लो कि एक्स सोचा था और एक्स से थोड़ा सा कम हुआ, 5 सोचा था 4 हुआ, ऐसे कुछ करके। तो इनको लगा कि यार जो द्रव्यमान है आपका एंडीज का, उसके हिसाब से इस पेंडुलम को वो आकर्षित नहीं कर पा रही, खींच नहीं पा रही। फिर जब 1859 के आसपास में ये जब जॉर्ज एवरेस्ट भारत के सर्वेयर जनरल हुआ करते थे, तो उनके निर्देशन में यहाँ पे दो जगह थी, एक था आपका कल्याणपुर और एक था आपका कल्याण। ये आपका गंगा मैदान में ही है ये सारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अक्षांशों के निर्धारण का काम कर रहे थे, जो आपका लैटिट्यूड निर्धारण का काम होता है उसको देख रहे थे कि इस जगह से जो अक्षांश गुजरेगा वो कितना कितना होगा।
तो उनको भी इस तरह की विसंगति यहाँ पे देखने को मिलेगी। जितना ये मतलब कि इन्होंने दो मेथड्स का एक्चुअली में इस्तेमाल किया था, दो विधि का, तो एक विधि से कुछ आया और दूसरी विधि से जो अक्षांश का मान है वो कुछ आया, यानी इसमें लगभग 5 सेकंड का अंतर आया था। ठीक है, अक्षांशों में जैसे एक अक्षांश को पहले आप डिग्री में बांटते हो, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट में उसको डिवाइड किया जाता है, और 1 मिनट को जो है वो 60 सेकंड में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं आप तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो इसमें मतलब जो दोनों विधि से जो अक्षांशों का निर्धारण यहाँ पे किया गया, उन दोनों विधि से जो अक्षांशों का मान था वो अलग अलग आया। ठीक है, और इस तरह की विसंगति आपको देखने को मिलेगी। क्या ये जो जितना पेंडुलम आकर्षित करना चाहिए था वो उस तरह से आकर्षित नहीं किया, ना तो इंडीज में ना तो हिमालय में। ये कंसेप्ट क्लियर है? तो वैज्ञानिकों के दिमाग में क्वेश्चन आया यार कि क्या क्यों नहीं आकर्षित कर रही है? अगर इसकी स्ट्रेंथ है आकर्षित करने की, मान लो एक्स, ठीक है, एक्स शक्ति से इसको आकर्षित करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, तो क्या हिमालय अंदर से खोखला है या इंडीज अंदर से खोखला है? भाई अगर द्रव्यमान होता तो उसको करना चाहिए था। तो ये सारी क्यूरियोसिटी जो है वो आपका लोगों के दिमाग में, भूवैज्ञानिकों के दिमाग में चलने लगी। और इसी चक्कर में भाई ऑब्वियस सी बात है कि लोग पूछेंगे जो भूवैज्ञानिक होंगे कि हाँ क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको लेकर के जब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया, तो इसमें आपके भू संतुलन के अलग अलग जो है वो मॉडल निकल कर आए, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो है ये दिया गया। और इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, एक आपका जो जॉर्ज एरी ने दिया है और दूसरा जो है वो हेनरी प्रैट ने दिया है। हालांकि दिया बहुत लोगों ने है, आपका होम्स ने भी दिया है, बॉवी ने दिया है, जॉली ने दिया है, बहुत लोगों ने दिया है, बट मेन जो अध्ययन किया जाता है वो इन्हीं दो लोगों का किया जाता है। तो इन दोनों मॉडलों को जो है वो क्लासिकल मॉडल ऑफ आइसोस्टेसिस जो कहते हैं, शास्त्रीय मॉडल कहते हैं। ठीक है, एक एक करके इन दोनों का मॉडल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आइसोस्टेसिस के बारे में उन्होंने क्या बोला है। चलो, तो सबसे पहले जो है एरी का सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मामला क्या था कि जो पर्वत था, हिमालय था, जिस हिसाब से उसको आकर्षित करना चाहिए था उसने नहीं किया। तो क्या हिमालय भीतर से खोखला है? एरी ने बोला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि ये खोखला नहीं है, हो ही नहीं सकता खोखला। लेकिन क्या है कि ये जो धरातल पे इसका अतिरिक्त द्रव्यमान है वो कहीं ना कहीं जो संतुलन बैठ रहा है ना, वो नीचे स्थित हल्के पदार्थों के द्वारा बैठ रहा है। यानी कि अगर ऊपर द्रव्यमान है तो नीचे कुछ ना कुछ जो है वो हल्के पदार्थों का ऐसा कुछ होगा जिसके कारण से एक संतुलन जो है यहाँ पे क्रिएट हो रही होगी। ठीक है, ये ऐसा कहना था आपका एरी का। और इसको इस पूरे के पूरे एरी के कॉन्सेप्ट को एक फ्रेज में बोल सकते हो, या फिर एक जो कोर कॉन्सेप्ट है इसका उसमें आप समराइज कर सकते हो, जिसको बोलते हैं समान घनत्व और विभिन्न गहराई या फिर विभिन्न मोटाई का कॉन्सेप्ट इसने दिया। यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस या वेरिंग डिफ्ट। इसमें इसने क्या बोला, देखो ये वाला कि यूनिफॉर्म डेंसिटी जो है वो सबकी यूनिफॉर्म रहेगी, जितना भी स्तंभ है, चाहे पर्वत ले लो, चाहे पठार ले लो, चाहे जो आपका मैदान ले लो। ठीक है, जितने भी पृथ्वी पे स्तंभ हैं, जितने भी पृथ्वी पे आपका जो फीचर्स दिख रहे हो, उन सब की जो है वो घनत्व उसका समान होगा, डेंसिटी एक जैसी होगी, लेकिन उसकी जो पृथ्वी के भीतर जो गहराई है वो गहराई जो है वो अलग अलग जो है वो होगी। और इसने ये भी एक स्टेटमेंट दिया कि जो महाद्वीपीय भाग है जिस पे आप पर्वत देखते हो, पठार देखते हो, ये सारी चीज़, यानी कि सियाल इसको बोलते हैं। ठीक है, सियाल और सीमा का कॉन्सेप्ट हमने उधर वेगनर वगैरह जब कवर कर रहे थे तो उस समय भी देखा था। तो जो सियाल है उसके नीचे का जो भाग है वो ज़्यादा घनत्व वाला है। ठीक है, तो सियाल अपने नीचे यानी कि अधर स्तर पे जो जिसको सीमा बोलेंगे, ठीक है, तो सियाल सीमा पे तैर रहा है। जैसे प्लेट वाला जो डिस्क्रिप्शन हमने देखा था कि ऊपर का जो लिथोस्फीयर था वो तैर रहा था किस पे, आपका जो गलित एस्थनोस्फीयर था उस पे। उसी तरीके से इसने यहाँ पे क्या बोला कि सियाल जो है वो नीचे जो उसके स्थित है सीमा, उस पे जो है वो तैर रहा है। इस तरह से ये दो लेयर हैं, ये सियाल इसको मानो महाद्वीपीय भाग हो गया, और इसके नीचे का ये जो पूरा का पूरा लेयर है, ऐसे देख लो, एक मिनट, ये सियाल है और ये है आपका नीचे सीमा, तो इस पे तैर रहा है। अब इसको क्यों बोलते हैं, ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के ऊपर का लेयर बना हुआ है इसीलिए इसको सियाल बोला जाता है, और नीचे का सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है इसीलिए इसको सीमा बोला जाता है। इसका लगभग घनत्व जो है वो 2.6 2.7 के आसपास रखा गया है, और इसका लगभग 3 के आसपास, 3 से ऊपर। तो इसके कारण जैसे घनत्व पानी में, जैसे क्या होता है ना कि आप पानी में एक नाव डाल दो कागज़ की, वो तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस कागज़ के नाव का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, यानी कि पानी का घनत्व ज़्यादा है और नाव का घनत्व कम है, तो इसके कारण वो तैर गया। उसी तरीके से आप लोहे की कील डाल दो, वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व जो है लोहे की कील के घनत्व से कम है।
ठीक है। तो इस तरह से मतलब दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। फिर से क्लैटरी थोड़ा सा हो गया, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। एरी ने सिंपल बोला कि क्या है, जो सियाल है वो तैर रहा है किस पे, सीमा पे, और जितने भी पृथ्वी पे स्तंभ हैं उसकी उसका जो घनत्व होता है वो समान होता है, और जो गहराई होती है, जो मोटाई होती है, जो थिकनेस है, ठीक है, डेप्थ जो है वो आपका क्या होता है, वो अलग अलग होता है। सिंपल सी चीज़ है। और पर्वत जो है वो खोखला नहीं है। ये इस स्लाइड से अभी ये निकला। आगे बढ़ते हैं। आगे एरी ने कहा कि सियाल जो है वो सीमा पे उसी तरीके से तैर रहा है जैसे एक बर्फ का टुकड़ा जो है वो पानी पे तैरता है। जब किसी भी बर्फ के टुकड़े को आप ऑब्जर्व करेंगे पानी पे तैरते हुए, तो उसमें आमतौर पे क्या होता है कि अगर उसकी गहराई 10 मीटर है तो उसका एक भाग ही ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि 1 मीटर आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा और 9 मीटर जो होगा वो नीचे होगा। ठीक है। ये इसके कारण जो है इसमें संतुलन जो है बना रहेगा और ये तैरता रहेगा। उसी तरीके से एरी का कहना है कि क्रस्ट का जो जितना भी आप कॉलम देखते हो, भाग देखते हो, चाहे पर्वत है, पठार है, उसके साथ भी यही होता है। जितना ऊंचा भाग होगा, ठीक है, क्रस्ट का, चाहे वो जैसे पर्वत है तो पर्वत बहुत ऊंचा है, तो उतना ही ज़्यादा जो भाग है वो नीचे भी आपका क्रस्ट के नीचे, ठीक है, चाहे वो मेंटल तक होगा, वो आपका उधर होगा, पृथ्वी के अंदर होगा मतलब, ठीक है। और जितना कम ऊंचा भाग होगा उतना कम भाग पृथ्वी के नीचे होगा। जैसे एक बड़ी बिल्डिंग आप देखते हो, जब बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है तो जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतनी ही ज़्यादा नीचे जो है वो उतनी गहरी नींव जो है वो दी जाती है ताकि संतुलन स्थापित रहे। उसी तरीके से यहाँ पे एरी बोल रहा है कि जितना ऊंचा भाग उतना गहरा जो है उसकी जड़ होगी। बस इस तरह से समझो। तो और कितना 1/9 का रेशियो यहाँ पे है। तो इसके हिसाब से एरी ने क्या बोल दिया कि जो हिमालय आप देखते हो, तो हिमालय की ऊंचाई कितनी है, सबसे ऊंचा जो भाग है हिमालय का वो है आपका माउंट एवरेस्ट, यही है ना। और इसकी ऊंचाई है आपका 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास, या फिर प्रिसाइज वे में बोलोगे तो लगभग 8.8 किलोमीटर के हिसाब से। तो अगर आपको 8.8 किलोमीटर ये ऊपर दिख रहा है तो एरी के सिद्धांत के हिसाब से इसका 9 भाग नीचे होना चाहिए, एक ही भाग ऊपर है, ये 1 होना चाहिए, और नीचे जो होगा वो आपका 9 के बराबर होना चाहिए। तो भैया 1 के बराबर हो गया 8.8, तो 9 के बराबर कितना होगा, 8.8 गुने 9 होगा, यही होगा ना। तो आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 8 से अगर गुना करोगे 9 को तो, और 0.8 को लगभग 9 से गुना करोगे तो ये लगभग 7 का राउंड आ जाएगा, यानी कि 89 का राउंड, मतलब 89 नहीं 79 का, 80 का राउंड जो है वो आपका आएगा यहाँ पे। यानी कि जो हिमालय आप ऊपर देख रहे हो वो 8,848 मीटर ऊपर है, लेकिन नीचे जो है 8 किलोमीटर और गहरा है, ऐसा कहना है एरी के हिसाब से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट भी शो किया कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखा करके बोलता हूँ। एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया कि लोहे के बहुत सारे इसने टुकड़े लिए। अब चूंकि सारे टुकड़े लोहे के हैं तो आप बोलो कि घनत्व इसका कैसा होगा, भाई एक ही धातु का सारा टुकड़ा है तो जाहिर सी बात है इसका घनत्व जो है वो समान होगा। लेकिन इसने जो टुकड़ा लिया उसकी लंबाई इसने अलग अलग ली, और इसका कोर कॉन्सेप्ट भी क्या है कि समान घनत्व विभिन्न लंबाई, या भिन्न भिन्न जो है आपका, जो आपका लंबाई नहीं वो आपका थिकनेस, ठीक है, गहराई, मोटाई, इस तरह से चीज़। तो इसको जब इसने डुबाया इसमें पारे में, मरकरी के, उसमें मरकरी के आपका जो द्रव्य है, ठीक है, विलियन है, उसमें डुबा दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मरकरी का घनत्व जो है वो लोहे से ज़्यादा होता है, लगभग 13 के आसपास मरकरी का घनत्व होता है, और आयरन का लगभग 7 के आसपास होता है, ठीक है। तो पारा का घनत्व ज़्यादा है, और ये बोल भी रहा है कि भाई नीचे जो सबस्ट्रेटम है, सीमा जो है, वो उसका घनत्व ज़्यादा है किससे, सियाल से। तो जब एरी ने समान घनत्व वाले लोहे के अलग अलग लंबाई वाले टुकड़े को पारे के द्रव में डुबाया तो क्या हुआ, जैसी उसकी लंबाई थी, जितना उसका ऊपर, मतलब जो पूरी की पूरी उसकी लंबाई थी उसके हिसाब से वो अलग अलग गहराई तक जो है वो पारे में डूबा, ठीक है। जैसे ये वाला हिस्सा देखो तो ये यहाँ तक आया, क्योंकि ऊपर जो है उसकी ऊंचाई थोड़ी कम थी। इसने सिंपल क्या बोला था कि जितना ज़्यादा ऊंचा हिस्सा होगा आपका अर्थ के क्रस्ट पे, अर्थ के मतलब सरफेस पे, उसकी उतनी ज़्यादा नीचे अंदर जड़ होगी। तो ये वाला हिस्सा जो है इससे ज़्यादा ऊंचा है तो इसकी जड़ ज़्यादा जा रही है अंदर। ये वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा ऊंचा है तो सबसे गहरी जड़ जो है वो इसकी है, ठीक है। तो वही एक हिस्सा ऊपर और 9 हिस्सा नीचे वाला, ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको शो करने के लिए, यानी कि ये दिखाने के लिए कि जितना ऊंचा स्तंभ है, जितना ऊंचा पर्वत है, उसकी उतनी जो है वो गहरी जो है यहाँ पे जड़ होगी। इसको शो करने के लिए एक्सपेरिमेंट जो है वो एरी ने किया।
इसकी आलोचना भी की गई। आलोचना इसलिए की गई कि इसने सिंपल क्या बोल दिया कि एक भाग ऊपर जो है तो 9 भाग नीचे होगा, और हिमालय वाला इसने जो है वो आपका इसमें जाकर के एरी फंस जाता है। कैसे फंसेगा भाई? देखो, हिमालय का हमने कितना भाग नीचे देखा कि एक भाग लगभग 8.8 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, तो लगभग 80 किलोमीटर वो धरातल के नीचे होना चाहिए। ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा लगभग 80 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट याद करो, जब हम लोग अर्थ का जो आपका ये देख रहे थे, जो अर्थ की लेयर है, उसमें एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के भीतर जाते हैं, तापमान क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। और क्या दर होती है इसकी बढ़ने की? हर 32 मीटर नीचे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ जाएगा टेम्परेचर। तो लगभग 8,000 मतलब 8,000 मीटर, 8 किलोमीटर का लगभग इतना ही होगा ना, सॉरी 80 किलोमीटर का सोचो कितना हज़ार मीटर होगा, 8 नहीं 80 किलोमीटर है। तो इतना नीचे अगर अर्थ के भीतर हम जाएंगे तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा ना कि ये जो हिमालय की जड़ है ये पिघल जाएगी, पिघल करके मैग्मा बन जाएगी, ये संतुलन रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के जो है एरी की आलोचना जो है यहाँ पे की गई। तो ये था आपका एरी का सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं प्रैट का सिद्धांत। प्राट महोदय ने क्या बोला? एरी को बोला कि एरी जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट था वो भाई मज़ा नहीं आया उसमें, वो सही नहीं है, क्योंकि तुम तो गहरी जड़ वाली बात की हो, हिमालय वाली जो बात कर दी तुमने कि 80 किलोमीटर नीचे होगा फिर उसके तुम्हारे हिसाब से, तो वो तो गल जाएगा। तो प्राट महोदय ने इसका विरोध किया कि एरी का सिद्धांत जो है वो उस तरह से नहीं है, ठीक है, इसका अच्छा नहीं है, तो हम बताते हैं कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो प्राट ने अपना खुद का सिद्धांत दिया, इसने उसके उलट एक सिद्धांत दिया। एरी ने क्या बोला था? एरी ने बोला था समान, एक बार यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहे, समान घनत्व। लोहे का टुकड़ा इसने डुबाया था तो सारे लोहे के टुकड़े का घनत्व समान होगा, लेकिन जो उसकी लंबाई थी, उसकी जो मोटाई थी, ठीक है, गहराई जो थी उसकी वो अलग अलग थी, ठीक है, गहराई जो थी उसकी, एक मिनट, वो अलग थी। यानी अंग्रेजी में क्या हुआ? यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस। यहाँ पे क्या बोलेगा कौन? प्रैट महोदय बोलेंगे कि गहरा, यहाँ घनत्व जो है अलग अलग हो जाएगा, भिन्न घनत्व बट समान गहराई। बस ये ध्यान रख लेना, यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी। प्रैट ने ये बोला कि जितना ऊंचा आप देखते हो कोई भी चीज़ पृथ्वी के धरातल पे, जितना ऊंचा उठा हुआ भाग है उसका घनत्व जो है वो उतना ही कम होगा। किसके भाग से? जो नीचे वाला भाग है। जैसे अगर ये कॉलम इतना ऊंचा है तो इसका घनत्व जो है इस ऊंचे कॉलम से ज़्यादा होगा। यानी कि इसने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया किसके बीच में? ऊंचाई के बीच में और घनत्व के बीच में। और ये संबंध कैसा था? उल्टा था। ये जो आपका ऊंचाई है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके? घनत्व के। ऐसा कहा किसने? प्रैट ने। यानी कि जब ऊंचाई किसी भी घनत्व के, मतलब कि किसी भी स्तंभ की बढ़ती है, जैसे पर्वत ज़्यादा ऊंचा है तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उसका घनत्व उस हिसाब से घटेगा। ऊंचाई बढ़ेगी, घनत्व जो क्या होगा उसका घटेगा। यानी कि जो पर्वतों का घनत्व होगा वो पठारों से कम होगा, जो पठारों का घनत्व होगा वो मैदानों से कम होगा, और जो मैदानों का घनत्व होगा वो जो महासागरीय नीतल है यानी कि सी फ्लोर है उससे कम होगा। यानी जितना ऊंचा उतना कम घनत्व, जितना नीचा उतना ज़्यादा घनत्व। ऐसा बोला गया किसके द्वारा? प्रैट के द्वारा। प्रैट ने आगे अपनी थ्योरी में कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना, लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन का कॉन्सेप्ट। प्रैट ने क्या बोला कि देखो एक ऐसा तल माना पृथ्वी के भीतर कि जिसके ऊपर जो है वो आपका चट्टानों का घनत्व अलग हो सकता है, ठीक है, ये अलग अलग घनत्व वाले चट्टान है, ठीक है, उसकी ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। लेकिन एक ऐसा तल आएगा, एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पे क्या होगा कि सभी चट्टानों का घनत्व जो है उसके नीचे बिल्कुल समान हो जाएगा, ठीक है। इस तल को इसने क्या कहा? क्षतिपूर्ति तल, लेवल ऑफ कंपनसेशन। यानी कि इस तल के ऊपर क्या है कि घनत्व अलग अलग होगा, उसमें भिन्नता होगी, लेकिन जैसे ही इस तल के नीचे जाएंगे उस तल के नीचे सबका जो घनत्व होगा वो बिल्कुल एक समान होगा, चाहे वो स्तंभ कैसा भी हो, ठीक है, चाहे वो कितना भी ऊंचा स्तंभ हो, कितना भी आपका दबाव ऊपर हो, लेकिन इस तल पे आने के बाद सबका घनत्व समान होगा और एक जैसा दबाव जो है, एक जैसा भार जो है इस क्षतिपूर्ति तल पे सारे जो कॉलम है, सारे जो स्तंभ है, ठीक है, चाहे पर्वत हो चाहे पठार हो, ये सब एक जैसा आपका दबाव भार डालेंगे और घनत्व भी इसके नीचे सबका समान हो जाएगा। इसको बोला गया क्षतिपूर्ति तल। अब इसको शो करने के लिए इन्होंने भी क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि वापस से इन्होंने भी क्या लिया? एक पारे का द्रव्य लिया।
ये द्रव किसका है? पारे का। ठीक है। और इस पारे के द्रव में शो करने के लिए इसने विभिन्न धातुओं के अलग अलग जो है वो घनत्व वाले टुकड़े लिए, क्योंकि भाई जब भी उसने एरी ने क्या किया, उन्होंने कि आयरन का टुकड़ा लिया, क्योंकि उनको समान घनत्व दिखाना था, इसको अलग अलग घनत्व दिखाना था, तो इसने अलग अलग धातु को लिया। हर धातु का घनत्व अलग अलग होता है। प्राट ने कहा कि जब ऐसे करके आप इन सारे टुकड़ों को डुबाओगे, अलग अलग घनत्व वाले टुकड़ों को, तो ये एक ही गहराई पे जाकर के जो है वो सेटल हो जाएंगे, एक समान गहराई पे। देखो सारे आपके जिंक हो, सिल्वर हो, मतलब जितने भी कॉलम थे, जितने भी आपके घनत्व वाले टुकड़े थे, सब जाकर के एक ही समान गहराई तक आ गए। और लेकिन उसके ऊपर जो होगा सब जो है उसकी ऊंचाई जो है आपका अलग अलग दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जाकर के ये सब एस्टैब्लिश हो गया। और ये इस तल को क्या बोला गया? लेवल ऑफ कंपनसेशन या फिर क्षतिपूर्ति तल। ऐसा करके जो है प्राइट ने अपने सिद्धांत को जो है वो यहाँ पे शो किया। ठीक है। तो ये आपका एरी और प्रेट का सिद्धांत था। एक पूरा का पूरा जो आइसोस्टेसिस का जो कॉन्सेप्ट होता है, पृथ्वी कैसे संतुलन में रखती है, वो थोड़ा सा आपको एक बता देता हूँ। ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि जब भूचल मतलब कि भूगर्भ में हलचल हुई, या तो प्लेट एक दूसरे से टकरा गए, या तो कोई ज्वालामुखी फटा, तो इस तरह से मान लो कि पर्वत की रचना हो गई। अब जैसे ही पर्वत की रचना होगी तो इसको बोलेगी कि भू संतुलन में क्या हो गया? व्यवधान पैदा हो गया। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अचानक से एक बड़ा मास आकर के खड़ा हो गया, और ये किसके कारण हुआ? आंतरिक बल के कारण। तो पृथ्वी का अपना एक सिस्टम काम करता है, जिसके कारण से जैसे ही असलाकृति मतलब कोई भी असलाकृति का निर्माण होता है, यानी कि कोई भी भू असंगति का निर्माण होता है, तो बाहरी जो बल होंगे, जैसे ये जो पर्वत का निर्माण होगा वो आंतरिक बलों के कारण होगा। ठीक है। मैग्मा नीचे से निकला तो ज्वालामुखी पर्वत बन गया, ये टकरा गई, आंतरिक बलों जैसे कन्वेक्शन करंट है उसके कारण प्लेट मूव करता है, तो टकराई तो हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हो गया, तो ये आंतरिक बल के कारण होगा। अब इसको क्या किया जाएगा? इसको बैलेंस करने के लिए काम करेंगे बाह्य बल। बाह्य बल में क्या होता है? जो अपर्दन का वाला आपका कारक है, जैसे हवा हो गया आपका, ठीक है, पानी हो गया, पानी कहीं से बहेगी, इस पर्वत को काट करके यहाँ से ले जाएगी, हवा इसे टकराएगी तो वो भी काट छाट करेगी, कहीं से ग्लेशियर गुजरेगा, ठीक है, हिमखंड गुजरेंगे तो ये भी काट छाट करके ले जाएगी। तो आंतरिक बल क्या करता है? भूस्थलाकृति का निर्माण करता है, संतुलन को मतलब कि ये बनाता है। और बाहरी बल जो है वो क्या करेगा कि इसको वापस से समस्थिति में पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसी को आइसोस्टेसिक एडजस्टमेंट बोलते हैं अर्थ का। ठीक है। ये पूरी की पूरी प्रणाली अर्थ पे काम करती है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये पर्वत बना तो इस पे अपर्दन के कारक जो है, अक्षय के कारक, ये सब काम करना शुरू कर देंगे। ये टूटेगा, टूट करके नदियाँ इसको बहा करके समुद्र में ले जाएगी, और धीरे 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 ये घिसता रहेगा और इसका मलबा समुद्र में जमा होता रहेगा। तो एक समय के बाद इस तरह से ये पर्वत पूरा घिस जाएगा। लेकिन ये जो मलबा जो जमा हुआ है समुद्र में, इसके कारण समुद्र का भार यहाँ पे बढ़ेगा मलबे का के कारण, तो ये नीचे धंसेगा, और नीचे धंसने के कारण ये वापस से मैग्मा बन जाएगा। नीचे जाकर के एक गहराई के बाद जब नीचे जाएगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और वापस से ये घूम करके फिर जो है वो आपका ये पर्वत बन जाएगा। ठीक है। जब कहीं से फट करके ये निकलेगा तो पर्वत बनेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका निक्षेपण का चक्र, पर्वतीय क्षरण का चक्र, पर्वत का ऊपर उठना, डेल्टा का धंसना, ये पूरा का पूरा चलता रहता है। सिंपल इसमें आइसोस्टेसिक एडजस्टमेंट में ये कहा जाता है कि जब किसी जगह का आपका वहाँ पे गाद या फिर सेडिमेंट का ये दबाव बढ़ेगा, उस पर वजन बढ़ेगा, तो वो नीचे की ओर जाएगा, और जब पर्वत ये कट गया यहाँ से तो ये हल्का हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इसको वापस से भरने के लिए यहाँ से अंदर की तरफ से जो आपका मटेरियल है वो ऊपर की तरफ आएगा। ये पूरा का पूरा एक चक्र होता है। ये नीचे गया, फिर ये ऊपर के आया, और फिर ये कट छट करके आपका नीचे जाएगा आपका इस तरह से। ये पूरा का पूरा पृथ्वी पे मैकेनिज्म चलता है, जिसके कारण से भू संतुलन जो है आपका एस्टैब्लिश रहता है पृथ्वी के आपका सरफेस पे। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। धन्यवाद।